हेलो बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का ये लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड के कुछ रिलेटेड कंपोनेंट्स और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो लेट्स बिगिन। तो मैंने पहले से आप लोगों के लिए कुछ रखा हुआ है, तो इसको बोला जाता है बच्चों एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल। ठीक है, केन्स की थ्योरी जब हम पढ़ रहे हैं तो लास्ट लेक्चर में जैसे हमने डिस्कस किया था कि एग्रीगेट डिमांड के जनरली में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, C प्लस आई प्लस जी प्लस NX। लेकिन इस थ्योरी में केवल हम लोग 2 सेक्टर्स को ही स्टडी करने वाले हैं, इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या है, एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर मॉडल। ठीक है, 2 सेक्टर आपको पता है हमारे हाउस होल्ड और फर्म्स के बारे में। तो यहां पर को AD का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AD इक्वल्स टू C प्लस आई। ठीक है, ये हम लोगों ने कन्फाइनमेंट कर दिया, इसको कन्फाइन कर दिया। नाउ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसकी मीनिंग और उसके कुछ हमारे फीचर्स और कंपोनेंट्स हम लोग देखेंगे जो आपकी थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, इट रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड। ठीक है, जो हाउस होल्ड के द्वारा जो खर्चा हुआ है, ठीक है, ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज टर्म्ड एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो भी हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है, जब वो खर्चा कर रहा है, उसके लिए एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान टोटल खर्चा टोटल किया जाएगा जो उन्होंने परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या हम बोल सकते हैं कि कंज्यूमर गुड्स पे उन्होंने खर्चा किया है, उसको बोला जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये हमारा पहला कंपोनेंट होता है एग्रीगेट डिमांड का। ठीक है, आज हम लोग एग्रीगेट डिमांड को पूरा का पूरा फिनिश करेंगे विद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड के जो पहला कंपोनेंट होता है दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसके 2 फीचर्स हैं बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। पहला, अगर हम देखें कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट बाय लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। और ये जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, ये भी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है कि वो इनकम जो किसी भी सोर्स से मेरे पास आ रही है, एक हाउस होल्ड, एक कंज्यूमर के पास आ रही है, लेकिन उसमें से टैक्स को जब हम लोग डिडक्ट कर देते हैं, उसके बाद जो इनकम मेरे पास बचेगी उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। जनरली क्या होता है, इनकम एट योर डिस्पोजल। ठीक है, जिसको आप खर्च कर सकते हैं। अब होता क्या है कि हायर द डिस्पोजेबल इनकम, मेरे पास जितनी भी खर्च करने लायक जितना पैसा मेरे पास बढ़ते जाएगा, माई टेंडेंसी टू एक्सपेंड विल ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है, मेरे पास जितनी इनकम ज्यादा आती रहेगी, मेरे मोर द कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता रहेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर दोनों क्या है, यहां पर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। तो अगर लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगी तो मेरा लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे इसको भी हम लोग एक्सप्लेन डिटेल में करते हैं। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। एक केन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग अब देखिए जो कंजप्शन है यहां पर को बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पॉजिटिव कंजप्शन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है ऑटोनोमस कंजप्शन या कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, सिंस वी आर स्टडिंग केन्स थ्योरी, तो केन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग टू केन्स थ्योरी देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। ठीक है, केन्स का ऐसा मानना है कि भले ही चाहे किसी इंसान के पास लेवल ऑफ इनकम है या नहीं है, चाहे वो पैसे कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट उसका मिनिमम एक्सपेंडिचर होगा ही होगा, या फिर मिनिमम कंज्यूम वो कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। वही चीज लिखी हुई है, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन इवन व्हेन इनकम इज जीरो। ठीक है, इट हैपेंस बिकॉज people need certain basic goods and services for survival। ठीक है, भले ही उसके पास पैसा नहीं है, वो इनकम जनरेट नहीं करता, वो पैसे कमाता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इस दुनिया में रहने के लिए, कहीं ना कहीं सर्वाइव करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करना जरूरी है, या फिर बोल सकते हैं टू सस्टेन देमसेल्व्स। ये तो अंडरस्टूड चीज है, बड़ी कॉमन सी चीज है, चाहे उसकी इनकम है या नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा in order to survive। अब ये पॉसिबल हो कैसे सकता है वो देखते हैं। नो, सच कंजप्शन इज मेट ईदर फ्रॉम 3 कंडीशंस है हमारे पास। पास्ट सेविंग्स, पहला कि भाई आज आपके पास इनकम का सोर्स नहीं है, लेकिन जो पहले आपके इनकम के सोर्स थी, या फिर पहले जो आप पैसा कमा करते थे, उसमें से जो आपने सेविंग्स करी हैं अब आप उसको सेविंग्स कर रहे हैं।
सेविंग्स को तोड़ रहे हैं और सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग आप क्या कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। या बोरोइंग्स हो सकती है, बोरोइंग्स का मतलब उधार लेके। और तीसरा लिक्विडाइजेशन करके, मतलब सेल ऑफ एसेट्स, आपके पास जो भी संपत्ति है उसको आप बेचेंगे और जो भी पैसा आएगा उससे आप अपना सर्वाइवल करेंगे। ठीक है ना, इस कंजप्शन को जनरली बोला जाता है पॉजिटिव कंजप्शन। आपकी थ्योरी में इसको जनरली हर बार टर्म किया जाएगा ऑटोनोमस कंजप्शन से। ठीक है, तो जनरली ऑटोनोमस कंजप्शन ही होता है, लेकिन मैंने इसके दो अल्टरनेटिव नाम भी आपको बता दिए, दैट इज पॉजिटिव कंजप्शन भी इसमें बोला जाता है, या फिर बोला जाता है कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ठीक है ना, अब इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, सिंस कंजप्शन का रिप्रेजेंटेशन सी से होता है। ठीक है, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे होगा, कैपिटल सी से। तो ऑटोनोमस कंजप्शन को हम लोग सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन किसका होगा, ऑटोनोमस कंजप्शन का, और सी रिप्रेजेंट किया जाता है कंजप्शन से। ठीक है बच्चों, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन करिए, हम लोग इसका आगे की तरफ चलते हैं। तो बच्चों सेकंड कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड देखते हैं, जो होता है आई। ठीक है, सो इसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल आई से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहां हम बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और इन दोनों का जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स होता है, मतलब कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम पे करना पड़ेगा, आप उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे। ठीक है, नो, अगर आप अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करिए, तो आप अगर बोरो करने के लिए जा रहे हैं और अगर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो आप डिस्करेज हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि नहीं, अभी लोन लेना सही नहीं है, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को देना पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा है, और जितनी इनकम होगी हो सकता है कि हमारा लॉस हो जाए या फिर हम लोग इक्विवेलेंट टू अवर एक्सपेंडिचर हो जाए। ऑन दैट केस आप प्रॉफिट को अर्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेन मोटिव ही तो आपका प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जितने कम होंगे, हम लोग ज्यादा इंकरेज होंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो जनरली इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है, और दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो लोअर द इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मोर द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, ये तो आपका लॉन्ग रन की कंडीशन में है। ठीक है, तो लॉन्ग रन की कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरीके के इन्वेस्टमेंट आते हैं। ठीक है, दैट इज इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर ने किया हुआ है। इसका मतलब गवर्नमेंट के अलावा जो भी आपके सेक्टर्स होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर है। एक इंडस्ट्री या फिर एक बिजनेस, छोटा बिजनेसमैन है या बड़ा बिजनेसमैन, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, प्राइवेट सेक्टर जब भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसका मोटिव होगा प्रॉफिट को अर्न करना, और ऐसे इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब जो अभी हम लोगों ने बात करी, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसका रिलेशन नेगेटिव होता है, तो वो सिर्फ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्राइवेट सेक्टर विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है ना, लेकिन जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन में सिर्फ इंड्यूस ही नहीं, ऑटोनोमस भी होता है। ठीक है, दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होता है जनरली, आप लॉन्ग रन शॉर्ट रन को छोड़िए, जनरली दो तरीके के इन्वेस्टमेंट देखे जाते हैं इकोनॉमी के अंदर, एक होता है इंड्यूस्ड और एक होता है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट कर रही है। अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, और गवर्नमेंट दोनों ही तरीके के गुड्स पे एक्सपेंडिचर करती है, कंज्यूमर भी एज वेल एज कैपिटल भी। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, जब जो इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट विद द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट क्यों करेगी, गवर्नमेंट हम लोगों से इनकम नहीं चाह रही है, हम लोगों से प्रॉफिट नहीं अर्न करेगी, गवर्नमेंट देखेगी सोशल वेलफेयर अटेन हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर हो रहा होगा तो वो इन्वेस्टमेंट को करेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ठीक है, ये दोनों चीजें भी समझाता हूं। नाउ गवर्नमेंट का मोटिव है सोशल वेलफेयर करना, वो उस समय नहीं देखेगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये भी नहीं कि इनकम के जो इकोनॉमी के अंदर लेवल ऑफ इनकम कितनी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की, तो लेवल ऑफ इनकम लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा आते जाएगा, ठीक है, प्रोड्यूसर्स भी ज्यादा इंकरेज होंगे उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्यों, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा, इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करने के लिए एनकरेज्ड हैं।
ठीक है, इससे जस्ट प्रीवियस वाला जब हमने कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करी थी, क्योंकि जितना पैसा मेरे पास आएगा, डिस्पोजेबल इनकम जितनी मेरी बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा मेरी टेंडेंसी होगी कि मैं एक्सपेंडिचर करूं। और प्रोड्यूसर्स ये लोग फोर्स ही कर रहे हैं, जिस चीज़ को देख रहे हैं, तो वो उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए एंकरेज होंगे। तो ये इंड्यूस्ड की बात होती है। लेकिन जब हम ऑटोनोमस की बात होती है, ऑटोनोमस इन सारे फैक्टर से इरिस्पेक्टिव होता है, उन सब से हट के होता है। अगर उसको दिख रहा है सोशल वेलफेयर हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट करेगा ही करेगा गवर्नमेंट। ठीक है, Now for the purpose of aggregate demand we consider only autonomous investment। ठीक है, हम लोग जब हम अपनी थ्योरी को पढ़ेंगे टू सेक्टर मॉडल में, तो हम लोग जब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को ही लिया जाएगा। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हमारी थ्योरी का पार्ट है ही नहीं। ऑल्दो आपकी जनरल नॉलेज के लिए, जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि टोटल क्या होता है। ठीक है, लेकिन अब हम आगे की थ्योरी जब भी करेंगे तो केवल और केवल आपकी बुक्स में भी होगा, केवल और केवल ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में ही जिक्र किया गया होगा। ठीक है, तो यह है इसकी पूरी की पूरी पिक्चर, और ऑटोनोमस को ही हम लोगों को लेना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू केन्स, ठीक है, जब मैंने इसका पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था, उस समय मैंने आपको केन्स की थ्योरी के बारे में बताया था कि ऐसा क्यों हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन आया था, वो क्यों हुआ था, ड्यूरिंग द वॉर सिचुएशंस थी, यहाँ पर कुछ लोगों के पास इनकम का सोर्स नहीं था और विशियस साइकिल में हमारी इकोनॉमी पहुंच गई थी, वहां पर से उसको कैसे निकाला जाए, इसके बारे में केन्स ने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, और उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा मेजर रोल होने वाला है इसमें इकोनॉमी को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू केन्स, इन्वेस्टमेंट शुड रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम्स। मतलब लोगों के पास अगर पैसा ज्यादा है या फिर पैसा नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इन्वेस्टमेंट जितना है उतना ही हर लेवल ऑफ इनकम में कांस्टेंट होना रहेगा। ठीक है, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब कि कांस्टेंट रहेगा वो। अभी लेटर जब हम इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखेंगे तब आपको इसको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, एट ऑल लेवल ऑफ इनकम्स ड्यूरिंग शॉर्ट रन, लॉन्ग रन की बात नहीं हो रही है, कुछ समय के लिए। शॉर्ट रन में अगर गवर्नमेंट ऐसा करके चलेगी तो जो इकोनॉमी हमारी ट्रैक से हटी हुई है वो फिर से ट्रैक में आ जाएगी। केन्स की थ्योरी का मतलब ये क्रक्स था। ठीक है, तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो रही होगी। ऑल्दो बुक्स में आपका बहुत ही कंसाइज और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से दिया गया, केवल ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को बताया गया, लेकिन थ्योरी को डीप समझने के लिए मैंने आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम लोग प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, ये है इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एडी। ठीक है, तो जब हम इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिए देखेंगे तो ये आपका एक क्वेश्चन आएगा, या फिर 4 नंबर का या फिर 6 नंबर का भी आ सकता है। 3 से आप 6 नंबर के बीच में एवरेज मान के चलिए। ठीक है, तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एडी, इस तरीके से आप लोगों को खुद से ही ये शो करना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने आप लोगों को इसको पूरा एक बार शो करके दिखा दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे मैं इसको डिकोड करूंगा और इसकी प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को साथ साथ लिख के आनी है। ठीक है, तो जब बात करते हैं एडी की, तो एडी होता है एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई। ठीक है, तो सबसे पहले शेड्यूल की तरफ हम लोग नजर को देखते हैं, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट्स है अब आपको वहां पर को देखने को मिलेगा, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और जो इनकम है ये आप लोगों की गिवन है कि कैसे कैसे लेवल ऑफ इनकम डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम हमारा एग्रीगेट डिमांड चेंज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास जीरो लेवल ऑफ इनकम है, इनकम है ही नहीं, तो हम लोगों ने जस्ट बिफोर दैट इससे प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि कंजप्शन तो होगा ही होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ कंजप्शन जरूर होगा ऑल्सो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जिसको बोला जाता है पॉजिटिव कंजप्शन या फिर ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, तो जहां पर को हम लोगों को ये 40 दिख रहा है एट जीरो लेवल ऑफ कंजप्शन, इसको बोला जाएगा, ठीक है, ऑटोनोमस कंजप्शन। फिर देखते हैं इन्वेस्टमेंट। आप देख पा रहे होंगे कि सारी के सारे डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स में इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। इसका मतलब ये किस तरीके का इन्वेस्टमेंट लिया गया है, यह है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इससे इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम हमारा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है 20 पे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो जब एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला देखेंगे तो वो क्या होता है, सी प्लस आई। तो दोनों को अगर हमने टोटल कर दिया तो बिकम्स 60। ठीक है, पहली चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखते हैं कि अगर हमारी लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो गई और वो 100 से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो अब क्या होगा, बिकॉज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी है कंजप्शन की, वो क्या थी
कि जैसे जैसे हमारा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है हम लोगों का एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, ठीक है। मोर द डिस्पोजेबल इनकम या फिर हायर द डिस्पोजेबल इनकम मोर द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे ही इनकम बढ़ी वहां पर को हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि हमारा कंजप्शन भी बढ़ गया। बिफोर दैट हम लोग प्रायर टू एनी इनकम वी आर कंज्यूमिंग 40, अब हम टोटल 120 कंज्यूम करना शुरू कर दिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी भी 20 ही है। तो अगर हम इस लेवल पे दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी 140, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है हमारा कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इन्वेस्ट हमारा कांस्टेंट चला गया और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड हम लोगों को निकाल के देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो C+I हर लेवल ऑफ इनकम ने हम लोगों ने किया। अब पहले इसको इसमें रिप्रेजेंटेशन में दिखाता हूं, फिर इसमें जो नोट वर्दी चीजें हैं ना जो बहुत ही आप लोगों को इंपॉर्टेंट है वो अब मैं डिस्कस कराऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारी y एक्सिस है, दिस इज माई x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस पे मैंने इनकम रखी हुई है, ठीक है। अब इसको आप लोगों को बिल्कुल ऐसे 100 200 करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है, बस आपने इसको शेड्यूल बनाया और इसको कर्व में डायग्राम में शो कर दिया, ठीक है। अब ये नीचे हमारी बेस है, इनकम है, और ऊपर की तरफ हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड, कंजप्शन और इनकम को रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम जीरो की बात कर रहे हैं तो जीरो इधर है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया, ठीक है। इस लेवल ऑफ इनकम पर भी हमारा कुछ ना कुछ कंजप्शन है। देखो हमारा ये ओरिजिन से स्टार्ट ना होके हमारा कंजप्शन कर्व कहां से स्टार्ट हो रहा है, 40 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जब ये डिफरेंस आ रहा है तो ये डिफरेंस क्या है बच्चों, ये है आपका ऑटोनोमस कंजप्शन, ठीक है। दिस इज योर ऑटोनोमस कंजप्शन, ये यहीं पर को आपको शो हो रहा है। कंजप्शन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होके कंजप्शन कर्व थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो गैप है इसी गैप को हम लोग बोलेंगे ऑटोनोमस कंजप्शन। में इसको इस तरह से क्लियर कर देता हूं, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? अब आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारा 20 से शुरू हो रहा है, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट भी हमारा क्या है 20 से शुरू हो रहा है। तो ये लेकिन ये कांस्टेंट है, ये चाहे 0 हो, चाहे 600 हो, चाहे 400 300 200 100 कितने भी लेवल ऑफ इनकम चले जाए ये हमारा कांस्टेंट है 20 पे, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने I से, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ को बढ़ रहा है, ठीक है, अब आपको यहां पर को शो करना पड़ेगा कि भाई ये कंजप्शन कर्व आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे हमारा कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा कंजप्शन कर्व इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो हमारा क्या बन जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम एग्रीगेट डिमांड कहां पर को है, 60 पर है, तो 60 इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया, और यहां से पैरेलल इसके बढ़ते हुए जाएगा और हमारा ये एग्रीगेट डिमांड कर्व इस तरह आ जाएगा, ठीक है। याद रखना पैरेलल होगा, वो सब क्यों होगा अब इसमें डिस्कस करते हैं। पहली चीज ये तो भाई कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे हमारी लेवल ऑफ इनकम बढ़ती है, ठीक है, या फिर मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई आपको ये कंपोनेंट लिख के आना है कि स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व, इसकी प्रॉपर्टीज इसके फीचर्स लिख के आने पड़ेंगे आपको इस क्वेश्चन के अंदर ही। वो क्या है कि स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व के बारे में आपको बताना पड़ेगा। पहला क्या, पहले आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी कि एज द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, या फिर आप लिख के आ सकते हैं कि कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है। जैसे जैसे मोर द डिस्पोजेबल इनकम फिर हायर द डिस्पोजेबल इनकम मोर द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लेकिन इसके साथ एक पॉइंट और लिख के आना पड़ेगा आपको, वो ये कि जितनी आपकी इनकम बढ़ती है, जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है, आप देख पा रहे होंगे उतना आपका कंजप्शन बढ़ नहीं रहा है। वो क्यों हो रहा है, देख पा रहे हैं आप, यहां से 100 बढ़ा लेकिन ये सिर्फ 80 का इंक्रीज हुआ, यहां फिर 100 बढ़ा लेकिन फिर भी ये केवल 80 का ही इंक्रीज हुआ। वो इसलिए होता है क्योंकि एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद हमारा क्या होता है कि कंजप्शन हमारा कम, या फिर मान के चलिए कि उतना ही रहता है, या अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि जिस रेट से हमारी इनकम बढ़ती है उस रेट से हमारा कंजप्शन नहीं बढ़ता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद, ठीक है। अब भाई इंसान है, अब आप कितना खर्चा कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि कम लेवल ऑफ इनकम पे हम लोग
अपना गुजारा कर रहे हो, सर्वाइवल के लिए कर रहे हो, तो हम लोग कंजप्शन कम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी, हम लोगों ने कंजप्शन ज़्यादा करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर से अगर हमारी इनकम बढ़ी तो जो प्रोपोर्शनेट चेंज जो इनकम में आया है उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज कंजप्शन पे नहीं आएगा। वो क्यों होता है? क्योंकि लोग जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कुछ ना कुछ पोर्शन अपनी इनकम का सेव करना शुरू कर देते हैं। और ये पॉइंट आपको लिख के आना है बच्चों उसमें, ठीक है? क्यों? स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व में, ठीक है? दोनों प्रॉपर्टीज आपको लिख के आनी है कि पहले कि लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है तो हमारा कंजप्शन भी बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद जितनी प्रोपोर्शनेट चेंज हमारी इनकम पे आती है उतना प्रोपोर्शनेट चेंज कंजप्शन में नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद उस इनकम का कुछ पार्ट सेव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। इसीलिए हम लोगों को कंजप्शन कर्व इंक्रीजिंग रेट से ही हम लोगों को देखने को मिलेगा, और वो भी कांस्टेंट है। देखिए हर बार केवल 80 का ही इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। नाउ दूसरा आपसे पूछा जाएगा या फिर आपको समझाना पड़ेगा वहां पर को कि स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व, इन्वेस्टमेंट कर्व का स्लोप कैसा है? तो आप बोलेंगे इट्स कांस्टेंट है, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस माना हुआ है। इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, बस आपको समझा देना नीचे से कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता क्या है। द इन्वेस्टमेंट डन बाय गवर्नमेंट, ठीक है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? चाहे लेवल ऑफ इनकम 0 हो चाहे 600 हो, इन्वेस्टमेंट आपका फिक्स रहने वाला है। और ये क्या है? ये शॉर्ट रन में है। क्यों? क्योंकि केन्स ने ऐसा बोला था कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, ठीक है? इतना डिटेल में लिख के आने की जरूरत नहीं, बस आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट कर्व का स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट को लिया गया है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ठीक? अब एग्रीगेट डिमांड की जब बात आती है तो एग्रीगेट डिमांड कंजप्शन की प्रॉपर्टीज को भी लेके चल रहा है और इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टीज को भी लेके चल रहा है, तो दोनों को लेके चल रहा है। और दोनों को लेके चल रहा है तो आप यहां पर को देखिए कि ये जो यहां पर से इंक्रीज हो रहा है ना बच्चों, ये कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये पैरेलल टू कंजप्शन कर्व होता है, ठीक है? क्योंकि जितना हमारा चेंज कंजप्शन में आया है उतना ही कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है और ये तो कांस्टेंट है ही हमारा, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये पैरेलल ही बनता है, ठीक है? तो जब आप इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करने जाएंगे एडी का, तो आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा और अपना डायग्राम बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप लोगों को सारे के सारे कंपोनेंट समझाने पड़ेंगे। वो क्या? सबसे पहले आप इनकम को समझाएंगे, फिर आप कंजप्शन को समझाएंगे। कंजप्शन को हम लोगों ने दोनों तरफ से देख लिया, ठीक है? कंजप्शन को समझाइए, उसकी प्रॉपर्टीज को समझाइए, ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है ये समझाइए, फिर आप इन्वेस्टमेंट को समझाइए। इन्वेस्टमेंट यहां पर को समझाने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं, बस आप लिखिए कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है। फिर एडी का जो आपका कॉन्सेप्ट है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है? आप इसको समझा के आइए। जब आप सी को समझाते हैं कंजप्शन को तो स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व लिखिए उसको। जब आप इन्वेस्टमेंट को समझाते हैं तो उसको स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व देखिए कि किस तरीके से उसका स्लोप डिसाइडेड है, ठीक है? तो ये बच्चों आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। नाउ अब यहां पर को एक पॉइंट और आता है, वो होता है बच्चों आपका ब्रेक इवन पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है? इसको हम लोग जब एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे या फिर हम लोग आगे के लेक्चर्स में इसको डीपली डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थ्योरी बहुत वास्ट है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट को समझ में आते रहेगा, ठीक है? फॉर द टाइम बिंग आप इसको नोट डाउन करिए और इसको खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। बस ध्यान में रखिएगा कि जो भी प्रॉपर्टीज आपने सीखी हैं उन्हीं को आपको अप्लाई करना है वाइल प्रिपेयरिंग द शेड्यूल, और वही आपका बिल्कुल मिरर इमेज बनने आके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ कंजप्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्रीगेट सप्लाई को डिस्कस करेंगे। सो अंटिल देन स्टडी।